हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है फिर से। मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जी कंप्यूटर्स। लगातार जारी है प्रयोगशाला परिचय की क्लासेस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण। सिलेबस में आप देख सकते हैं देखिए, बायोलॉजी की क्लास में हमने जो कंप्लीट किया है वो वर्गीकरण है। ठीक है। और वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखे थे जंतु जगत का वर्गीकरण, फिर बाद में देखें उसके बाद पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, इसी में एक और टॉपिक दिया हुआ है जैव विविधता। जैव विविधता ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर है तो इसको अलग से हम देखेंगे जैव विविधता, तो इस पर हम बातें करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्लास है पर्यावरण से संबंधित, और भी बहुत सारे यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित क्लासेस होंगी, जैसे आपके हमारा स्वास्थ्य है, प्राकृतिक वास है, कचरा प्रबंधन है, ये सारे टॉपिक और भी रहेंगे। तो फिलहाल इसी पर नजर डालते हैं, देखते हैं आज की क्लास में बायोडाइवर्सिटी या जिसे हम कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता या इसी को हम कह देते हैं इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। चलिए तो पहले समझते हैं कि ये जैव विविधता है क्या, बायोडाइवर्सिटी है क्या। चलिए देखिए, संसार में बहुत सारे जीव जगत है, बहुत सारे जातियों के प्रजातियों के जीव जगत है, बहुत सारे प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, और वो कहीं न कहीं किसी स्थान पर निवास करते हैं। जीव जगत की बात करें, पेड़ पौधे, ठीक है, ये कहीं न कहीं रहते हैं। और जहाँ ये दोनों पाए जाते हैं, और देखिए जैसे अगर जीव जगत की बात करें तो जीव में जो भी है, जैसे कि कोई भी जीव जगत, तो वो अगर किसी स्थान पर रह रहे हैं और आपसी संबंध बना के रह रहे हैं, कहने का मतलब है कि पादपों से उनकी पूर्ति होती है, खान पान से वगैरह वगैरह के, जल वगैरह से आदि की पूर्ति होती है। तो उस स्थान पर जहाँ पर पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है वहां पर जीव भी वहां पाएंगे। ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बातें हैं, जहाँ अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे हैं वहाँ आपके जीव जगत निवास करते हैं, उस एरिया को, उस स्थान को हम कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। आपसी संबंध बना के अगर वो जीवन यापन कर रहे हैं पेड़ पौधे और क्या बोलते हैं जीव जंतु, उसको हम कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। सिंपल सी बात है। थोड़ा परिभाषा पर चलते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा यदि हम परिभाषा पर चले। डेफिनेशन की परिभाषा पर चले तो देखिए इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। पृथ्वी पर, याद रखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित जंतु, या बोल सकते हैं जीव जंतु, पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाई जाने वाली पाई जाने वाली विभिन्नताओं, विषमताओं, विविधताओं, ठीक है, विभिन्नताओं, विषमताओं एवं पारिस्थितिक जटिलता हो, पारिस्थितिक
जटिलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जैव विविधता कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में? तो याद रखिए, जैव विविधता से क्या आशा है? किसी क्षेत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियां, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, उस क्षेत्र में जैव विविधता भी अधिक होगी। उस क्षेत्र में जैव विविधता भी अधिक होगी। ठीक है, चलिए, तो ये मान के चलिए कोई स्थान है, कोई जगह है, जैसे कि ये कोई स्थान है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। ठीक है, यहाँ पर वनस्पतियां बहुत सारे हैं और यहाँ पर जो जीव निवास करते हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो दोनों आपसी संबंध बना के यहाँ पर रहते हैं, उसी स्थान को हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो जिस स्थान पर पेड़ पौधे होंगे, उस स्थान पर जीव जंतु होंगे, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के कुछ बोल सकते हैं आधार है। आधार है कहने का मतलब है किस प्रकार की स्थिति बनेगी जिसमें जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, याद रखेंगे जैव विविधता के बारे में, याद रखेंगे पहला पॉइंट कि यदि वर्षा अधिक होगी, जिस स्थान में वर्षा अधिक है, एवं दूसरी बातें, ठीक है, तापमान अधिक है। याद रखेंगे, जिस स्थान में वर्षा अधिक है और जिस स्थान में तापमान अधिक है, तो जैव विविधता होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। याद रखेंगे, जैव विविधता अधिक पाया जाएगी, अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जिस स्थान में वर्षा अधिक होगी, जिस स्थान में तापमान अधिक होगा, वहां पर जीव जंतु निवास करेंगे, उसी स्थान में जैव विविधता अधिक होगी। ठीक है, तो यदि हम बात करें, देखिए, अगर हम ग्लोब से संबंधित हम बात करें, या कहने का मतलब है पूरे पृथ्वी से हम बात करें, तो पृथ्वी पर यदि हम देखेंगे तो जैव विविधता कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है। तो देखिए, ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, और आपको पता है एक रेखा होती है बीच से, और इसको हम कहते हैं कौन सा रेखा भाई? विषुवत रेखा। 0 डिग्री, या जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यदि ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हम अगर ऊपर चलते हैं, तो ये जो कहलाता है वो कौन सा रेखा है भाई? कर्क रेखा है। और जस्ट नीचे 23.5 डिग्री अगर नीचे हम जाते हैं, तो ये वाला जो रेखा कहलाता है मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है, ये
पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, रेखाओं के बारे में आप बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, जियोग्राफी के क्लास में। तो ये है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम बोलते हैं, और 23.5 डिग्री वो ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो मकर रेखा। चलिए अब देखिए, ये जो स्थान है यहाँ पर, ये वाला स्थान, इस वाले स्थान की हम बातें करें तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा और वर्षा अधिक होगी, ठीक है। ये वाला जो स्थान है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं भाई, किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और यहाँ पर याद रखेंगे तापमान एवं वर्षा अधिक होगी। और जाहिर सी बात है, अगर तापमान वर्षा अधिक होगी तो हमने यही कहा है कि यहाँ पर, कि जहाँ पर तापमान वर्षा अधिक होती है वहां पर जैव विविधता अधिक होगी, ठीक है, यहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव विविधता, ठीक है, सबसे अधिक किस स्थान में पाया जाता है पूरे पृथ्वी पर? तो याद रखेंगे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर 23.5 और 0 डिग्री के नीचे 23.5, ठीक है। तो अधिक तापमान, अधिक वर्षा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जैव विविधता पाए जाएंगे। कहने को यहाँ पेड़ पौधे भी ज्यादा उगेंगे, और जब पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे तो वहां जीव जंतु निवास करेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपने जो देखे हो कि हसदेव जंगल को क्या कर रहा है, काटा जा रहा है, ठीक है। अब हसदेव जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, कट जाएगा, तो वहां के जो जीव जंतु निवास कर रहे हैं वो दूसरी तरफ पलायन हो जाएंगे। कहने का मतलब जीव जंतु के लिए खतरे का ये संकेत है, ठीक है। और अभी अभी न्यूज आ रही है कि ये कटाई लगभग आधी हो चुकी है, और बहुत सारे जीव जंतु जो है शहर की ओर चलने लगे हैं, ठीक है। हाथियां देखने को मिलेंगे आपको, शहर की ओर जाने लगे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जहां पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे वहां पर जीव निवास करेंगे, इसलिए हसदेव बचाओ अभियान अभी भी जारी है, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे ये चीजें। चलिए, तो जैव विविधता अधिक यहाँ पर पाई जाएंगी, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर अगर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे कहने का मतलब है कि 23.5 डिग्री से अगर ऊपर जाते हैं इस तरह, तो याद रखेंगे जैव विविधता घटेगी। जैव विविधता क्या होगा भाई, घटेगी, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि वर्षा और तापमान में कमी आएगी। कारण क्या है? कारण क्या है भाई, कि यहाँ पर जो वर्षा होगी, वर्षा एवं तापमान घटेगा। जब वर्षा तापमान घटेगा तो जैव विविधता भी घटेगी। और वहीं पर हम बात करें जैसे 23.5 डिग्री या मकर रेखा के नीचे आते हैं, तो यहाँ पर भी जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे यहाँ पर भी जैव विविधता घटेगी। जैव विविधता क्या होगी, घटेगी, ठीक है। इसका तात्पर्य यही है, क्यों घटेगी, जैसे कि मैं बताया हूं। कारण क्या है? कारण क्या है कि वर्षा और तापमान यहाँ पर भी कम है। वर्षा तापमान में कमी आएगी, और जैसे ही वर्षा तापमान में कमी आएगी, ठीक है, वो भी घटेगी, तो जाहिर सी बात है जैव विविधता भी घटेगी, ठीक है। चलिए, इस संबंध में बात करें, यदि हम भारत के संदर्भ में हम बात करें, यदि हम किसके संदर्भ में बात करें भाई, भारत के संदर्भ में हम क्या करें, बातें करें, तो भारत में जो आपका ये क्या है, ये आप देख पा रहे हैं, जो
पश्चिमी घाट है, या बोल सकते हैं गुजरात से लेकर गुजरात गुजरात से लेकर जो कन्याकुमारी कन्याकुमारी तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, ये क्या है, ये पश्चिमी पश्चिमी घाट। ठीक है, अब देखते हैं, जानते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम हवा चलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, ठीक है, और वहां से यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक बारिश होती है। तो ये जो बारिश होगी यहाँ पर, जो बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो जाहिर सी बात है यहाँ बारिश होगी, प्लस यहाँ पर तापमान भी अधिक होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, बारिश होगी और यहाँ पर तापमान भी अधिक होगा, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर जो जैव विविधता है, जैव विविधता, ये भी क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, क्या होंगे भाई, जैव विविधता भी यहाँ पर आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो अगर भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट है जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी का स्थान है, यहाँ पर अधिक वर्षा होगी, तो जैव विविधता भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर हम बात करें पूर्वी हिमालय की तरफ, पूर्वी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय, यहाँ पर भी ये जैव विविधता क्षेत्र है, जैव विविधता क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी, तापमान अधिक होगा। ठीक है, हम देख पा रहे हैं जैव विविधता क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र की हम बातें करें तो जैव विविधता क्षेत्र, एक तो आपका पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय। ठीक है, एक और आपका जो मैमार्क का एरिया है, भारत मैमार्क, भारत मैमार्क सीमा, ये जो है, ये क्या है, भारत मैमार्क सीमा। इस भारत मैमार्क जो सीमा है, वहां पर भी जैव विविधता क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जैव विविधता क्षेत्र। और एक और महत्वपूर्ण स्थान है, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में भी यहाँ पर जैव विविधता क्षेत्र आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ पर बातें। तो जैव विविधता क्षेत्र की बात करें तो ये आपका पश्चिमी जो है घाट है, पश्चिमी एरिया है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है पूर्वी हिमालय है, दूसरा पूर्वी हिमालय है, तीसरा भारत मैमार्क सीमा है, और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास जो है यहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये चीजें आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया ये जैव विविधता क्या है, ये जैव विविधता कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, पूरे पृथ्वी पर, भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, तो जहाँ वर्षा अधिक होगा, जहाँ तापमान अधिक होगी, जैव विविधता अधिक होगी। देखिए, सिंपल सी बातें हैं, जैव विविधता, जीवों में पाए जाने वाली विविधता। अब ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पति के प्रजाति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की प्रजाति अगर एक साथ निवास करते हैं तो वो हम उस एरिया को जैव विविधता कहते हैं। सिंपल सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो लिखा हूँ वो बुक का है भाई, इसको आप पढ़िए, याद रखिए, जो भी करिए। ठीक है, लेकिन जरूरत भी नहीं है, आप समझ गए तो इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करेंगे कि जैव विविधता
के अंतर्गत यदि जैव विविधता में क्या क्या सेवाएं मिलती हैं, हमें जैव विविधता से हमें क्या लाभ मिलता है और जैव विविधता की हानि के कारक क्या है। ठीक है, तो देखेंगे जैव विविधता की हानि के कारक कौन कौन से हैं। क्या ऐसे कारक है जिसकी वजह से जैव विविधता को हानि पहुंचेगी। कहने का मतलब जैव विविधता को हानि पहुंचेगी, इसका तात्पर्य है पेड़ पौधे जीव जंतु को हानि पहुंचेगी। ठीक है, तो दो कारण निकल के आते हैं, दो टाइप के कारण निकल के आते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से कारक बनते हैं और दूसरा मानव जनित कारक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक और दूसरा मानव जनित कारक, मानव जनित कारक। कारक तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं और मानव जनित कारक कौन कौन से हैं, ये भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो प्राकृतिक कारक में आप देखेंगे जैसे बाढ़ का आ जाना, बाढ़। ठीक है, बाढ़ का आ जाना, तो देखिए अगर बाढ़ आता है तो जाहिर सी बात है बाढ़ आने से पेड़ पौधे ध्वस्त हो सकते हैं। ठीक है, और बाढ़ आने से बहुत जीव जंतु को जो है हानि पहुंच सकती है, बहुत जीव जंतु जो है मर सकते हैं वहां पर निवास करने वाले। ठीक है, तो उस एरिया में जहां पर जैव विविधता पाई जाती है अगर वहां बाढ़ आ जाता है तो ये जैव विविधता को नुकसान है, पेड़ पौधे जीव जंतु को नुकसान है। जाहिर सी बात है अगर भूकंप आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, भूकंप आ जाता है, तो भूकंप आ जाता है तो देखिए ये भी प्राकृतिक कारण है। ठीक है, कोई मानव जनित कारण नहीं है कि भूकंप मानव से होगा, तो भूकंप अगर आ गया, ठीक है, तो इसकी वजह से भी वहां पर हानि पहुंचेगी, पेड़ पौधे जीव जंतु को हानि पहुंचेगी। तीसरा, अगर कोई महामारी महामारी आ जाता है तो महामारी आने से जैसे हमारे यहाँ जो 19-20 में कोरोना आया था, तो उस समय जो है मानव जनित को, मानव को जो है मनुष्यों को, ठीक है, क्या पहुंचा था, हानि पहुंची थी। बहुत सारे लोग जो है इसकी चपेट में आ गए थे। ठीक है, कोरोना के चपेट में। तो ऐसी स्थिति अगर जीव जंतु, ठीक है, या पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे में कोई महामारी तो पेड़ पौधे भी जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर जीव जंतु में महामारी आ जाए तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक कारण। तो यदि बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है, महामारी आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, तो इस वजह से भी क्या होता है, प्राकृतिक कारण की वजह से ही ये जैव विविधता को नुकसान है। मानव जनित कारण बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं, जैसे आवास का विखंडन। क्या है भाई, आवास का विखंडन, आवास का विखंडन। अगर आवास विखंडित हो गया, किसकी आवास की बात कर रहे हैं, उस एरिया की बात कर रहे हैं जहां जीव जंतु निवास करते हैं, वो आवास अगर विखंडित हो गया है, ठीक है, जैसे कि अगर विखंडित करने की कारक बहुत सारे, यहाँ पर कोई कृषि कार्य कर रहा है, कृषि कार्य, ठीक है, या कोई औद्योगिक बना रहा है, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, या कोई घर बनाने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए, कोई कृषि कार्य करने के लिए पेड़ पौधों को काट देता है, तो ऐसी स्थिति में भी जैव विविधता को हानि पहुंचेगी, पशु पक्षी को हानि पहुंचेगी, ठीक है, वनस्पति को हानि पहुंचेगी। जैसे कि भी मैंने एग्जांपल दिया हसदेव का, हसदेव जंगल को की कटाई हो रही है, हाँ, और हसदेव बचाओ अभियान चल रहा है, तो अगर वहां पर जो है कोल खदान या जो भी होंगे, ठीक है, तो उसके लिए जब बनाया जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ के जीव जंतु कहाँ जाएंगे, वहाँ पे पेड़ पौधे पूरे खत्म हो जाएंगे तो वहाँ के जीव जंतु कहाँ जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में अगर कोई स्थान है, कोई जैव विविधता क्षेत्र है, उस जैव विविधता क्षेत्र में अगर पेड़ पौधे की कटाई के बाद वहां पर कृषि उत्पादन की जा रही है, फैक्ट्री बनाई जा रही है, घर बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये नुकसान होगा और ये मानव जनित कारण है। ठीक है, तो मानव जनित कारण में एक और दूसरा कारण महत्वपूर्ण, जिसे अब तो फिलहाल ये बंद हो गया है, लेकिन आज भी कई सुदूर एरिया में आपको देखने को मिल रहा है शिकार करना। ठीक है, तो शिकार किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है, शिकार करेंगे किसी जीव जंतु का, तो वो भी उनकी प्रजातियों में कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है जीव जंतु को भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, मानव की जनसंख्या, मानव जनसंख्या, ठीक है, अब मानव जनसंख्या बोलते इसका तात्पर्य क्या है, मानव जनसंख्या जितनी ज्यादा वृद्धि होगी उतने ज्यादा जो स्थान पृथ्वी पर जो स्थान है वो जो है घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए पेड़ की कटाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप देखते हैं पहले के जमाने में क्या होता था कि घर में एक ही घर में 10-15 लोग रहते थे। अब क्या है, हर व्यक्ति अपना अपना खुद का घर बना रहा है, खुद का अलग अलग स्थान अपना चुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मानव की जनसंख्या वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है पेड़ों की कटाई भी होगी और वहां पर आवास बनाएंगे, अपना निवास बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। चलिए, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, विदेशी प्रजातियों प्रजातियों का प्रवेश, फिर यहाँ पर कोई कीटनाशक का छिड़काव करना। ठीक है, कीटनाशक कीटनाशक दवाई जैसे कि डीडीटी, डाइक्लोफेन, डीडीटी या कीटनाशक का जब छिड़काव किया जाता है तो ये तो पेड़ पौधे की जो है कीड़े मकोड़े मारने के लिए, कृषि के लिए काम आता है, लेकिन खासकर जीव जंतु को भी हानि पहुंचता है। ठीक है, तो ये देखिए प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण दोनों को आपको, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये जैव विविधता किस प्रकार से हानि पहुंच सकती है। क्लियर है यहाँ पर चीजें? चलिए, यहाँ पर कुछ और बात करते हैं जीव जंतु। चलिए, तो गया यहाँ पर जैव विविधता के लाभ को हम देखते हैं। जैव विविधता चलिए, एक एक्चुअली यहाँ पर कुछ और बताना था मुझे, यहाँ पर कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट पॉइंट है जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य बोल सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए याद रखेंगे, तो सबसे पहली बात है, याद रखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी 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 शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है, तो याद रखेंगे डब्ल्यू जी रोसेन साहब ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, ये 1985, कब 1985 में सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए, दूसरी बातें
याद रखना है जैव विविधता दशक, जैव विविधता दशक। तो जैव विविधता जो दशक है वो 2011 से लेकर 2020 है। याद रखेंगे जैव विविधता दशक। ठीक है। तीसरी बात है, ये याद रखें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित की गई है। क्या घोषित की गई है? जैव विविधता दशक घोषित की गई है। ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। फिर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना, पारित हुआ, तो याद रखेंगे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित। तो पारित कब हुआ भाई? तो ये हुआ 2002 में। कब हुआ? 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि जैवों की जीवों का जो संरक्षण किया जाना है। चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है भाई? ये है ब्राजील। ठीक है। और इस स्थान में जो भारत का स्थान है, इस संदर्भ में भारत का स्थान है वो 90 नंबर का है। ठीक है, 90 स्थान है, 90 नंबर का है, याद रखिए। चलिए, क्लियर है भाई? ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और बन जाएंगे, क्योंकि जैव विविधता बस लिखा गया है आपके टॉपिक में, और जैव विविधता के बाद आगे कुछ भी नहीं लिखे, तो यहाँ पर क्या क्या पढ़े समझ ही नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इसके सब टॉपिक लिखे नहीं हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो है आपके 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ और फिर हम बात करेंगे जैव विविधता से मिलने वाले लाभ। जैव विविधता से मिलने वाले लाभ। ठीक है। तो 2 मिनट आप जो है इस चीज को थोड़ा पढ़ लीजिए, कम से कम ये याद रख लीजिए। ठीक है। चलिए, 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ, कंटिन्यू करते हैं।
चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। अब देखिए जैव विविधता से मिलने वाले लाभ बहुत सारे हैं। तो देख सकते हैं मृदा मिलेगी, ठीक है, मिट्टी, मृदा या जिसे हम कहते हैं मिट्टी, तो मिट्टी यहाँ पर जैव विविधता से हमें मिलेगी और मिट्टी से बहुत सारे हमारे काम आते हैं मिट्टी के, ठीक है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे जैसे खाद्य फसलें हैं वो हमें मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो देखिए जीव जंतु पेड़ पौधे से जो चीजें मिलेगी, जैसे लकड़ी है, रेशम है, औषधि है, ठीक है, मांस है, चलिए आदि आदि हम बोल सकते हैं, बहुत सारे लाभ मिलेंगे, ठीक है। तो मिट्टी, खाद्य फसलें, लकड़ी, रेशम, औषधि, मांस आदि यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लाभ है जीव जंतु और पेड़ पौधे से जो मिलने वाले लाभ है उसी को हम कहते हैं जैव विविधता के लाभ, ठीक है। तो सिंपल सी बातें, ये दोनों बातें सिंपल हैं। चलिए अब चलते हैं, हम बातें करते हैं जैव विविधता का मापन कैसे कर सकते हैं। जैव विविधता का मापन, किसी किसी बुक में मापन को जो है प्रकार लिख दिए हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये मापन है, किसी किसी बुक में क्या लिख दिया है, जैव विविधता का प्रकार लिख दिया है इसको, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के हम मापन कर सकते हैं। एक एक जिसे हम कहते हैं अल्फा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता, ठीक है। एक कहलाता है अल्फा जैव विविधता, एक कहलाता है बीटा जैव विविधता और तीसरा कहलाता है गामा जैव विविधता। तीनों को हम बातें करेंगे, तीनों है क्या चीज, अल्फा बीटा गामा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं फिर हम समझेंगे, चीजों को पहले लिख लेता है कि अल्फा जैव विविधता किसे कहते हैं। तो देखिए किसी क्षेत्र में, याद रखेंगे, किसी क्षेत्र किसी क्षेत्र की प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, अल्फा जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। देखिए अगर कोई क्षेत्र है, मान के चलिए अगर कोई एक इकोसिस्टम है, एक तालाब है, मैं आऊंगा और अगले एक दो लेक्चर के बाद इकोसिस्टम किसे कहते हैं या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी स्थान पर जीवों की प्रजाति की टोटल संख्या को, टोटल पूरी संख्या को, ठीक है, क्षेत्र की प्रजातियों की कुल संख्या को हम कह देते हैं अल्फा जैव विविधता। तो सिंपल याद रखेंगे, अल्फा जैव विविधता क्या है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाली टोटल प्रजातियों, जीवों की प्रजातियों की संख्या, चाहे वो पेड़ पौधों हो या जीव जंतु हो, उन पूरे टोटल जहां पर पाएंगे वहां की जो है, अगर तालाब है, मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तालाब है, अब तालाब में जो मान के चलिए मछली है, ठीक है, सांप है, ठीक है, मेढक है, ठीक है, क्या है, मेढक है। तो देखिए मछली कई प्रकार की होती है, ठीक है, मछली कई प्रकार के होते हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं, कई प्रकार का मतलब कई प्रजाति की मिलेंगे आपको। तो प्रजाति, मछली की जो विभिन्न प्रजाति है,
सांप की विभिन्न प्रजाति है, मेढक की विभिन्न प्रजाति है, और बहुत सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो भी मिलेंगे उनकी विभिन्न प्रजाति है। उन सभी प्रजातियों को अगर टोटल हम काउंट कर दे तो वो क्या कहलाता है? अल्फा जैव विविधता इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस क्षेत्र प्रजातियों की कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या को अल्फा जैव विविधता कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मैं जब आऊंगा तो पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक क्या होता है हम बात करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, जिस स्थान में जीव जंतु निवास कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, चाहे वो तालाब हो सकता है, तो जंगल हो सकता है, कोई नदी हो सकता है, कोई समुद्र हो सकता है। ठीक है, समुद्र एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। तो समुद्र हो सकता है, तालाब हो सकता है, जंगल हो सकता है, वन हो सकता है, कोई भी जहाँ पर जीव जंतु और जो है वनस्पति निवास करते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए। ठीक है, जैसे कि मैंने बायोडाइवर्सिटी की बात की। देखिए, बायोडाइवर्सिटी इसमें थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा सा। बायोडाइवर्सिटी का तात्पर्य ये है कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु जिस स्थान में निवास कर रहे हो उस स्थान को बायोडाइवर्सिटी कह लेंगे। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र कहने का मतलब, इकोसिस्टम कहने का मतलब, जो स्थान में निवास कर रहे हैं वहां पर किस प्रकार से वो रहन सहन कर रहे हैं, पेड़ पौधों से कैसे जुड़े हुए हैं, खाद्य जाल कैसे बनता है हम बाद में हम बात करेंगे। जिस खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल बनता है, कैसे जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें होगी वो पारिस्थितिक तंत्र में होगी। यहाँ पर एक हमारा चैप्टर भी है पर्यावरण में, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है, साथ में ऊर्जा का प्रभाव भी दिया गया है। लिंडेनमान साहब का 10% ऊर्जा का नियम भी हम देखेंगे, किस प्रकार से ऊर्जा का नियम चलता है। खाद्य जाल देखेंगे, खाद्य श्रृंखला देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है, ये सारी बातें अलग से हम चैप्टर में करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी समझ रहे हैं जैव विविधता का मापन, अल्फा जैव विविधता। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है, किसी क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, चाहे वो मछली की प्रजाति, अगर मैं तालाब एक इकोसिस्टम की बात करूं, मछली की कुल प्रजाति है, सांप की कुल प्रजाति, मेढक की, या जो भी जीव पाए जाते हैं उनकी कुल प्रजाति, और कोई भी छोटे मोटे जो शैवाल होंगे, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, उनकी भी प्रजाति हो सकती है। तो उनके टोटल मिलाकर हम अगर काउंट करें तो वो कहलाता है अल्फा जैव विविधता। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरा है बीटा जैव विविधता। क्या कहलाता है? बीटा जैव विविधता, विविधता। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, गहराई से समझना है। ठीक है, बीटा जैव विविधता क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? ठीक है, तो मैं अगर लिखूं, पहले लिख लेता हूं क्या है ये बीटा जैव विविधता, फिर उसके बाद हम समझेंगे। किसी इकोसिस्टम में या एक पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, एक पारिस्थितिक तंत्र, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जाने पर जीवों में जीवों की प्रजातियों में, जीवों के प्रजातियों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? होने वाला परिवर्तन बीटा जैव विविधता कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र से अगर दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जाने पर जीवों की जो प्रजातियां, जो कि प्रजाति में होने वाले जो परिवर्तन है
वो बीटा जैव विविधता कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। आप बोलेंगे ये समझ नहीं आया, तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। मान के चलिए, जैसे कि मैंने कहा एक एग्जाम्पल यहाँ पर, तो मैंने एग्जाम्पल लिया एक तालाब है, ठीक है, तालाब है, तालाब इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र है, और ये दूसरा तालाब है, दूसरा इकोसिस्टम, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, ये भी तालाब है, ठीक है, एक इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र अब समझ गया मैंने क्या कहा, जहां जीव जंतु निवास करते हैं, पेड़ पौधे निवास करते हैं, जीवन यापन करते हैं, साथ में रहकर परस्पर, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए मान के चलिए यहाँ पर मछली की कई प्रजातियां रहती हैं तालाब में, ठीक है। ये मछली मैंने नाम दे दिया वन, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए मछली नाम दे दिया वन, M1 लिख देता हूँ, मान के चलिए मछली को मैं M1 लिख देता हूँ या F1 लिख देता हूँ, फिश, ठीक है। चलिए M1 ही लिख देता हूँ, मछली वन, ठीक है। ये है मछली टू, मछली थ्री, मछली, फिश लिख देता हूँ भाई इंग्लिश में, फिश, फिश वन, फिश टू, फिश थ्री, फिश फोर। समझिएगा मेरी बात, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ये फिश वन, फिश फोर, फिश फाइव, फिश सिक्स, ठीक है। अब देखिए ये लिखा जो हूं, ये जो लिखा हूं 1 2 3 4, फिश एफ किसको दर्शा रहा है, फिश को दर्शा रहा है, मतलब मछली को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो काउंटिंग है 1 2 3, जो काउंटिंग है वो मछली की प्रजाति को दर्शा रहा है, प्रजातियां, ठीक है। समझ रहे मेरी बातों को। जैसे मैंने लिखा M1, M1, तो M1 कोई और मछली पाए, जिससे मान के चलिए कोई जो शार्क मछली है, F2 लिखा, इसका मतलब कोई वेल मछली या जो भी है, ठीक है, वॉटेवर जो भी मछली की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती। F1 मतलब मछली की कोई और प्रजाति, F2 मतलब मछली की कोई और प्रजाति, ठीक है, F3 मछली की कोई और प्रजाति है, ठीक है। इस प्रकार से जो है रहते हैं कहाँ पर, तालाब में। चलिए अब देखिए इसमें क्या अंतर है, क्या चीजें जो है बीटा जैव विविधता किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करते हैं इस तालाब में, तो इस तालाब में देखिए अल्फा यदि हम निकालने चाहेंगे, अल्फा, तो अल्फा जैव विविधता क्या है, किसी क्षेत्र की प्रजाति की कुल संख्या को अल्फा जैव विविधता हमने कहे, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है भाई, मछली की कुल कितनी प्रजातियां हैं, इसमें 4 प्रजाति हैं। हमने सिर्फ मछली की बात की, यहाँ पर एक एग्जांपल ली, यहाँ पर सांप मेढक जो भी हो सकते हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सभी अभी एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं मछली की यहाँ 4 प्रजातियां रहती हैं, तो टोटल प्रजातियों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 4, इसको हम कहते हैं अल्फा। अगर बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा जैव विविधता की संख्या कितनी होगी, वो 2 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मछली है, मछली कौन सा, 2 और 3, 2 और 3 क्या होंगे, बीटा जैव विविधता। क्यों होंगी, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था कि एक जैव विविधता से दूसरे जैव विविधता में जाने पर जो परिवर्तन होता है उसी हम कहते हैं बीटा जैव विविधता। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन दोनों में कॉमन कौन है भी, एक तो F1 कॉमन है और जो है F4 कॉमन है, ठीक है। क्योंकि F1 यहाँ पर भी है और F4 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि जो कॉमन इधर है उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरे में जो कॉमन है जैसे F1 यहाँ पर भी है, F4 यहाँ पर भी, तो F1 यहाँ पर भी, F4 यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 या 3 रहते हैं तो उसको भी कॉमन नहीं करना। तो जो नहीं है यहाँ पर उसको हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बीटा कितने होंगे, 2 और 3, मतलब 2 होंगे। ठीक है, मछली कितनी है, 2 और 3। अब जैसे यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है अल्फा की बात करें तो अल्फा जैव विविधता कितनी होगी भाई, 4 होगी, क्योंकि मछली की 4 प्रजाति पाई जाएगी। अब देखिए इसके रिस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम बीटा अगर निकालते हैं तो बीटा भी कितनी होगी, 2 होगी। बीटा भी कितनी होगी, 2 भी। और 2 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ कॉमन, देखिए यहाँ पर कॉमन 1 और 2 यहाँ पर भी है, मतलब 1 और 4, F1 और F4 यहाँ पर भी है। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए F5 एंड F6। ठीक है, तो बीटा की संख्या क्या होगी, F5 और F6। ठीक है, तो 2 प्रजाति यहाँ पर से है। तो परिवर्तन, परिवर्तन किस प्रकार से आते हैं, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसी को मैंने कहा एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जाने पर जीवों की प्रजातियों में, जीव के प्रजातियों में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन आपको दिख रहा है। ठीक है, जीवों के प्रजाति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ये बीटा जैविकता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बीटा जैविकता। और एक बच गया है और इसी को हम कहते हैं गामा जैविकता, गामा जैविकता। थर्ड है गामा जैव विविधता। देखिए गामा जैव विविधता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपल से समझिए। ठीक है, सिंपल से समझिए, अल्फा एंड बीटा जैव विविधता, विविधता का योग गामा जैव विविधता है। क्या है, गामा जैव विविधता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अल्फा और बीटा का जोड़ की बात करें तो अल्फा यहाँ पर कितनी दी हुई भाई, दोनों में हम बात करें, ठीक है, दोनों में अल्फा कितनी दी हुई है, 4 है, और बीटा कितनी हुई है, बीटा जैव विविधता 2 है। अगर हम गामा निकालते हैं तो गामा जैव विविधता की टोटल जो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 है, ये सॉरी 6 है। ठीक है, गामा जैव विविधता की टोटल संख्या कितनी होगी, 6। तो सिंपल सी बात ही है, जो गामा जैव विविधता, देखिए पहला और तीसरा आपका सिंपल है। पहला ये है, टोटल जीवों की प्रजातियों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, अल्फा जैव विविधता, और गामा जैव विविधता अल्फा और बीटा के योग को हम क्या करते हैं, गामा जैव विविधता। लेकिन बीटा जैव विविधता में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जब जीव प्रवेश करता है तो वहां पर उनकी प्रजातियों में अंतर परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं बीटा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं आपको निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा इसमें कितने गामा है किसमें बीटा है। ठीक है, आपको या फिर डेफिनेशन दे देगा, ठीक है, या फिर बोल देगा कितने मापन होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये याद रखेंगे। ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि डेफिनेशन को उठाकर किसी प्रजाति की कुल संख्या उस क्षेत्र की कौन सी जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, गामा बीटा या अल्फा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चीजें क्लियर है, चलिए ठीक है। अब जैव विविधता बात करें तो एक और चीजें आप याद रख सकते हैं, एक और सब टॉपिक हम बोल सकते हैं इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे, और वो है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, क्या है भाई, जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने देखे जैव विविधता के कारक देखे, मतलब जैव विविधता हानि के कारक है, किस प्रकार से हानि पहुंचता है। दूसरा हम देखें जैव विविधता से हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या सेवाएं मिलती हैं। अब तीसरा ये पॉइंट है, जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु को हम कैसे
संरक्षण दे सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 पारित हुआ है। बहुत सारे जो है अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे जीवों को अलग अलग प्रकार के संरक्षित करने के जो है उपाय सुझाए गए थे। ठीक है, तो देखिए संरक्षण के दो प्रकार है मुख्यतः, यहाँ पर देख सकते हैं जैव विविधता संरक्षण के कितने प्रकार है भाई, दो प्रकार है। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं स्वस्थानिक संरक्षण या जिसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानिक संरक्षण। चलिए देखिए स्वस्थानिक संरक्षण से क्या तात्पर्य, एक होता है स्वस्थानिक, दूसरा है परस्थानिक। स्वस्थानिक कहने का मतलब है जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे निवास कर रहे हैं उसी स्थान पर उनको संरक्षण अगर प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्वस्थानिक संरक्षण कहलाता है। इसको पहले लिख लेते हैं फिर हम देखेंगे। अगर स्वस्थानिक संरक्षण की बात करें तो जब जीव एवं पादपों की संरक्षण के उपाय उसी के वास स्थानों पर, उसी के प्राकृतिक वास स्थानों पर किए जाए तो वह स्वस्थानिक संरक्षण कहलाएंगे, कहलाते हैं या कहलाएंगे। तो सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, स्वस्थानिक स्वयं के स्थान, उसके प्राकृतिक वास। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझेंगे तो जो है आपका जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, मैंने क्या कहा, और राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, जैव मंडल क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन है, संरक्षित वन क्षेत्र है, सामुदायिक वन है, सामुदायिक वन क्षेत्र। ठीक है, तो जब हम उसी के वास स्थान में जहां पर जीव जंतु निवास करते हैं उन्हीं के प्राकृतिक वास स्थान में जब जीवों के संरक्षण के उपाय ढूंढते हैं, जो को संरक्षित करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, स्वस्थानिक संरक्षण। जैसे कि मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, ठीक है, जैव मंडल क्षेत्र है, संरक्षित वन क्षेत्र है, सामुदायिक वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर जहाँ पर जीव है वहीं पर हम क्या बना देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना देते हैं, अभ्यारण्य बना देते हैं। ठीक है भाई, ये जो यहाँ की प्रजाति है वो उनकी जो है उनकी प्रजातियों में, किसी जीव की प्रजाति में अगर कमी देखने को मिल रही है, लगातार अगर शिकार हो रहे हैं या लगातार किसी कारणवश दुर्घटनागत या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, या पेड़ पौधे यहाँ की वनस्पतियों जो है वो भी खत्म होने की स्थिति में, बहुत सारी चीजों के कारण जो है उन पर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जैव मंडल क्षेत्र उसको घोषित कर देते हैं, बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति मतलब जिस स्थान पर जीव जंतु वनस्पति निवास करते हैं वहां पर ऐसी चीज बना के उसको संरक्षित करते हैं। सिंपल सी बातें हैं, कोई इधर उधर नहीं है। ठीक है, स्वस्थानिक मतलब उनके स्वयं के स्थानों पर संरक्षित करना, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य वगैरह बना के। सिंपल है। चलिए दूसरी हम बातें करते हैं। जैसे अब पहले समझ गए तो दूसरा बिना लिखे आपको समझ आ जाएगा। अगर एक स्वस्थानिक बोल दिया और दूसरा परस्थानिक,
पर स्थानीय संरक्षण। और पर स्थानीय संरक्षण या जिसे कहते हैं एक्स टू कंजर्वेशन कंजर्वेशन या जिसे कहते हैं पर स्थानीय संरक्षण। पर मतलब दूसरा और दूसरा मतलब दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो बस वही है, उसी को लिखना है, इसी को कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं है। जब जीवों को, ठीक है, जब जीवों एवं पादपों को का संरक्षण अन्य स्थान पर करते हैं, अन्य स्थानों पर करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं भाई? तब उसे पर स्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे स्थान में ले जाके कैसे करेंगे भाई? दूसरे स्थान कहने का मतलब है वहां पर, जैसे आपने एक एग्जांपल दूं, जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। ठीक है, आप देखे गए होंगे कहीं चिड़ियाघर, तो ऐसे जानवर जो विलुप्त होने के कगार में हैं, जिनकी जिनकी प्रजातियां लगातार उनकी प्रजाति में कमी आ रही है, तो ऐसी प्रजातियों को, जो विकसित होने या विलुप्त होने वाले प्रजातियों को चिड़ियाघर में ले जाके हम क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, आप देखोगे चिड़ियाघर घूमने होंगे, गए होंगे, तो बहुत सारे जीव की प्रजाति वहां पर ला के रखे जाते हैं। तो वो क्या है? पर स्थानीय संरक्षण है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चिड़ियाघर आप जानते हैं, जंतु उद्यान। ठीक है, जंतुओं के लिए उद्यान बनाया जाता है, खासकर जंतु उद्यान। ठीक है, यहाँ पर जंतु ही को क्या किया जाता है? वनस्पति उद्यान। ठीक है, क्या है? वनस्पति उद्यान। तो वनस्पति उद्यान जहां पर पेड़ पौधे वनस्पति को लाकर जो है जैसे बाग बगीचा टाइप उसको लगा के हम क्या करते हैं? उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वनस्पति उद्यान हो गए, चिड़ियाघर हो गए, जंतु उद्यान, बीज बैंक। ठीक है, वहाँ पौधे के बीजों को वहां पर संरक्षित करते, बीज बैंक वहां पर। तो ये याद रखें, पर स्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण सिंपल सी बातें। स्वस्थानीय मतलब प्राकृतिक, उन्हीं के प्राकृतिक वास में संरक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जयमंडल क्षेत्र घोषित करके। फिर पर स्थानीय संरक्षण मतलब दूसरे स्थान में लाकर जहाँ पर रहते हैं वहां से उठा के अब चिड़ियाघर, राष्ट्रीय जो है चिड़ियाघर, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान में रख देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पर स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका इतना काफी है जैव विविधता से संबंधित। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक में उतना ही है, क्योंकि दो टॉपिक मिलाकर इसमें दिया गया है आपका जो है वर्गीकरण और जैव विविधता, दोनों को मिलाकर दिया गया है। और वर्गीकरण का 10 लेक्चर मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 8 से 10 लेक्चर जो है जीवों का वर्गीकरण हम देखे थे, जंतु का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण, तो ये हो चुका है। तो इसको भी आप समझिए, हो गया है। ठीक है, क्योंकि जैव विविधता में इससे ज्यादा बातें नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ बातें इससे संबंधित होगी तो जब हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम देखेंगे तो उस संबंध में भी है, ये हम बात कर लेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम में भी अगर कुछ होता है तो उसके संबंध में ही बात करें, तो इतना काफी है आपके लिए। चलिए, उसके बाद जो है, फिर इसके बाद हम हमारा पर्यावरण के अंतर्गत एक टॉपिक लिखा हुआ, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक ये 10th के बुक में है, तो इसको एक बार देख लेता हूँ। ये 9 का बुक हम देख रहे थे, और आई थिंक यहाँ पर 10 के बुक में दिया होगा, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है वो 9 और 10 के सिलेबस ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी।
चलिए 10th के बुक में ये देखिए, ये दिया हो 5वां पॉइंट देखेंगे, हमारा पर्यावरण। इसमें दिया है पारिस्थितिक तंत्र और उसमें ऊर्जा का प्रवाह। तो पारिस्थितिक तंत्र या जिसे कहते हैं इकोसिस्टम, तो ये अलग से हम इसको पर्यावरण में ही देखेंगे, इकोसिस्टम और इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। लिंडनमन साहब का 10% ऊर्जा के नियम, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला वगैरह वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, तो ये अलग से हम टॉपिक इसको लाएंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, तो आपका बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अभी हो जाता है आपका समाप्त। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में यही हम देख लेंगे पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और हमारा आज की क्लास को हम यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास तक, सेकंड क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।